दोस्तों, आज हम लोगों के भावगंगा का 56वां अंक है। एक प्रोग्राम में एक जगह टेलीकास्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बस एक सेकेंड में उसको ठीक करके शुरू कर रहे हैं। बस तुरंत ही शुरू कर रहे हैं। बहुत अफसोस है कि थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन बस तुरंत शुरू होने जा रहा है। और आज हम लोगों का ये 57वां अंक है, सॉरी 56वां अंक है। और एक बड़ी खुशी की बात ये रही कि कल अगर हम लोगों ने लिंक नहीं भेजा व्हाट्सएप पे सारे मित्रों को और सबको लिंक भेजता था, उसके बावजूद देखने वालों की संख्या कम नहीं हुई। ये अपने में एक खुशी की बात है और आशा है कि भविष्य में यह क्रम चलता रहेगा निरंतर और संख्या अधिक से अधिक बढ़ती जाएगी। आज हम लोग संतुलन पर चर्चा करेंगे। बैलेंस, जिसके बारे में मैंने रामकृष्ण परमहंस जी का वो किस्सा भी सुनाया था कि वो भी कहते थे कि सबसे बड़ा गुण अगर कोई है तो वह संतुलन का है। तो संतुलन के गुण पे हम लोग और चर्चा करेंगे। अब ठीक हो गया है, सब पर आ रहा है। वो कभी कभी थोड़ी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों, सभी प्रियजनों, आपका स्वागत है भावगंगा के इस 56वें अंक में। अब तक आप लोगों ने जो प्यार दिया वो बहुत ही सुखद रहा, बहुत हमारे लिए उत्साह और आशा का संचार करने वाला रहा। सूर्य को प्रणाम करता हुआ चिड़ियों की ध्वनि के साथ, आज कौवा भी इधर बैठा हुआ है। ये भावगंगा का आज का अंक शुरू हो रहा है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि आज मैंने देखा कि कल जबकि हम लोगों ने व्हाट्सएप पे सारे जितने मेरे फ़ोन पर मित्र हैं, करीब 15,000 व्हाट्सएप पे सबको लिंक भेजता था, तमाम सारे व्हाट्सएप के ग्रुपों पे लिंक भेजता था, लेकिन जो कल मैंने नहीं भेजा, भेजना संभव नहीं हो पा रहा है, बहुत व्यस्तता बढ़ रही है। तो इसलिए अब आप लोग स्वयं ही देख रहे हैं। और उसके बाद सबसे खुशी की बात यह है कि संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो मेरे लिए इससे और अधिक उत्साह की कोई बात नहीं हो सकती थी। आज हम लोग सबसे पहले संतुलन पर चर्चा करेंगे। जो रामकृष्ण परमहंस जी अक्सर कहा करते थे कि जीवन में सबसे बड़ा गुण संतुलन है, उनके बारे में कहानी भी सुनाई थी। और उसके बाद डायरी के कुछ अंश और कुछ शेर उस गज़ल से कि जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। तो सबसे पहले संतुलन पर चर्चा।
और ये सारी चर्चाएं इसलिए और करीब करीब संपूर्णता में हो पाती हैं, या संतुलन पर चर्चा या कोई भी चर्चा, क्योंकि चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे साइकोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे जीवन के विविध आयाम हो, दर्शन का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, क्योंकि मुझे अलग अलग समयों में अलग अलग पढ़ने का मौका मिल गया, जानने और फिर उस पर मनन करने का मौका मिल गया, इसलिए वो सारी चीज़ें इस चर्चा के क्रम में अपने आप आ जाती हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से जब बोलता रहता हूँ तो वो चीज़ें यहाँ सुबह सुबह आ जाती हैं। कुछ नए मित्र हो सकते हैं तो उनको ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि वैसे तो एमएससी फिज़िक्स किया तो उसमें मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स बीएससी में सब्जेक्ट था, सांख्यिकी, तो जितना तरह का वैज्ञानिक सब कुछ था वो पढ़ा। फिर हाई स्कूल और इंटर तक अनिवार्य संस्कृत भी रही और समाजशास्त्र और सारे विषय रहे ही। हिस्ट्री एक साल हिस्ट्री इंटरेस्ट की वजह से पढ़ा। आईएएस में एक बार साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया तो उसमें मनोविज्ञान पूरी तरह से पढ़ा और इंडिया में हाईएस्ट नंबर दोनों पेपर में 2 साल में गए। 2 बार साइकोलॉजी लेकर के आईएएस का इम्तहान दिया, साइकोलॉजी और फिज़िक्स। फिर पीसीएस में एक बार दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट लिया और वहाँ भी हाईएस्ट नंबर रहा, तो दर्शन शास्त्र भी पढ़ने का, भारतीय दर्शन शास्त्र भी पढ़ने का मौका मिला। इनकम टैक्स में रहा तो अकाउंट्स, कॉमर्स, लॉज ये पढ़ने का मौका मिला। एमबीए पढ़ा तो पूरा मैनेजमेंट पढ़ा, फिर लॉ पढ़ा तो पूरा कानून अलग से पढ़ा, और 1 साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहा। तो गांव में किसान का बेटा रहा, बचपन में अपना छोटा सा एक खेत और खलिहान और बाग सब मेंटेन करता था, तो वो वहाँ से किसानी सीखी, प्रकृति से सामंजस्य और सानिध्य सीखा। और 1 साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहा तो वहाँ साइंस की जो चीज़ें बच गई थी, जूलॉजी, बॉटनी, आर्किटेक्चर, क्योंकि फॉरेस्ट गेस्ट हाउसेस बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो उसके लिए आर्किटेक्चर, जियोलॉजी, मिनरल्स का शास्त्र और जितनी प्रकृति की और चीज़ें हैं सब पढ़ा, सबके प्रयोग किए। तो एक तरह से संपूर्णता में अनायास ही ईश्वर ने सब कुछ पढ़ाने सिखाने की कोशिश की, ऐसा मौका देता रहा। इस तरह से यह भावगंगा में वह संपूर्णता आपको कहीं कहीं झलकती रहती है। तो इसलिए आज सोचा कि संतुलन पर चर्चा किया जाए। रामकृष्ण परमहंस का वो किस्सा मैंने कई बार सुनाया है, एक बार फिर रिपीट कर लेने में कोई हर्जा नहीं है। और उसको और विज्ञान से और प्रकृति से और जीव जगत से जोड़ते हुए जो बात आती है वो अद्भुत है। और इसीलिए संतुलन सबसे बड़ा गुण कहा गया रामकृष्ण परमहंस द्वारा, लेकिन अलग अलग शब्दों के माध्यम से अलग अलग लोगों ने कहा। जब बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग, तो मध्यम मार्ग क्या है? संतुलित मार्ग है। उच्च और बहुत ज़्यादा और बहुत कम का संतुलन ही मध्य है, तो मध्यम मार्ग भी संतुलन है। सॉक्रेटिस का गोल्डन मीन और क्या है? संतुलन ही तो है। और रामकृष्ण परमहंस का वो किस्सा कि आप एक दो बार सुना चुका हूँ, तो बहुत संक्षेप में। एक शिष्य नदी पार करके उनके आश्रम में आ रहा था। हुबली नदी पार करके ही आना होता था, जो कलकत्ता साइड से आते थे, उनका हावड़ा साइड में आश्रम है। तो वो खूब चिड़ियाँ बोल रही हैं ये जब यहाँ शुरू होती है चर्चा तो थोड़ी देर के लिए आती है, बैठती है, ये सब शायद देखती सुनती है, खुश होकर के चली जाती है। तो एक शिष्य आ रहा था नाव से, वहाँ पर किसी ने रामकृष्ण परमहंस को कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। वो बहुत नाराज़ हो गया और इतना नाराज़ हुआ कि लड़ाई होने लगी, हाथापाई की नौबत आ गई। बड़ी मुश्किल से लोगों ने बीच बचाव किया, नाव डगमगाने लगी और किसी तरह से बीच बचाव हुआ, शांत हुआ और सुरक्षित नाव आई। जब ये बात रामकृष्ण परमहंस को पता चली तो उन्होंने उसको
बहुत समझाया कि तुम क्यों इस तरह से उत्तेजित हो रहे थे। तो उसने कहा कि आपको कोई कुछ कहे और मैं शांत रह जाऊं, तो मुझे तो पूरी तरह से उसको चुप कराना ही था बात। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, तुम अपने साथ साथ इतने लोगों का जान खतरे में डाल रहे थे, वहाँ थोड़ा शांत रहना चाहिए था। अपने तरह से समझाया, बात आई गई हो गई। एक बार एक दूसरा शिष्य किसी सभा में था और वहाँ पे चर्चाएं हो रही थी, किसी ने रामकृष्ण परमहंस को वहाँ कुछ बुरा भला कहा, लेकिन वो शिष्य चुप रह गया। ये बात वो जानता नहीं था, पहले वाली घटना। वो जब ये बात रामकृष्ण परमहंस को पता चली तो उन्होंने उस शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम्हारे गुरु की कोई निंदा कर रहा है तो तुम्हें सच बात बोलना तो चाहिए था, सच्चाई, चुप नहीं रहना चाहिए था। चुप रहना खतरनाक है। अगर कोई असत्य बोल रहा हो, गलत बोल रहा हो, वहाँ अपनी बात रखनी चाहिए। एक कुछ और शिष्य जो दोनों स्थितियों में इनके साथ थे, दोनों शिष्यों को जब समझा रहे थे तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने एक को कहा कि तुमको उत्तेजित नहीं होना चाहिए और इनको कह रहे हैं कि तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, उत्तेजित होना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो, जीवन में सबसे बड़ा गुण संतुलन का है और गुरु का काम है संतुलन करना। या सबसे बड़ा प्रकृति भी हमको संतुलन ही सिखाती है। तो गुरु का काम है जो प्राकृतिक है, जो सार्वभौमिक है, वो बच्चों को बताए। सार्वभौमिक चीज़ें ही बताना गुरु का काम है। गुरु वही है, अपने मन की ना बताए, जो सार्वभौमिक है वो बताए, जो शिष्य की आवश्यकता है वो बताए, समझाए। पहला, और चूँकि सार्वभौमिक चीज़ है संतुलन, तो इसलिए मैं संतुलन बता रहा था। पहला में संतुलन की इतनी कमी थी कि वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो रहा था। शांति और उत्तेजना में उसको संतुलन की आवश्यकता थी। तो मैंने उससे कहा कि थोड़ा शांत रहो, इतना ज़्यादा उत्तेजित मत हो। और पहले में बिल्कुल ही उत्तेजना नहीं हुई, जबकि एकदम सुरक्षित माहौल था, लोग हमें कुछ कह रहे थे तो उसको उत्तेजित होना चाहिए था, थोड़ा उसे उत्साहित होना चाहिए था, हौसला रखना चाहिए था, साहस रखना चाहिए था। सारे जितने गुण हैं वो सब बैलेंस में ही होते हैं। तो इसलिए मैंने संतुलन सिखाया, जिसमें बिल्कुल उत्तेजना नहीं थी, उसको उत्तेजित होने के नॉर्मल रेंज में ले आया, संतुलित रेंज में ले आया। और जिसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना थी उसको भी संतुलन के साथ एक सही रेंज में ले आया। तो आप जीवन के किसी फील्ड में देखें, संतुलन ही सबसे बड़ा गुण है। एक सीमित रेंज, जो संतुलित रेंज है, वही सबसे बड़ा गुण है। आप ब्लड टेस्ट कराते होंगे, तमाम सारे बॉडी के पैरामीटर्स का टेस्ट कराते होंगे। संतुलित क्या है? एक रेंज ही संतुलित है। उससे कम भी नुकसान है, उससे ज़्यादा भी नुकसान है। चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे पल्स रेट हो, चाहे ब्लड के पैरामीटर्स हो, किसी तरह का टेस्ट जो भी कराइए, चाहे जो भी टेस्ट कराइए, एक संतुलित सांस की रेट हो, जो भी टेम्परेचर हो, आप प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर हो, उसका भी एक रेंज है कि वही रेंज अच्छी है, चाहे वो लोअर वाला हो चाहे अपर वाला हो। उसके ऊपर भी नुकसानदेह है, कम भी नुकसानदेह। तो एक संतुलित रेंज यही सबसे अच्छा है। इसको गहराई से समझना होगा। अगर हर व्यक्ति संतुलन समझ ले तो दुनिया में कोई समस्या नहीं रहेगी। और फिजिक्स में जितने फार्मूले बने हैं और प्रकृति में जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ घटनाएं हो रही है, जो कुछ हलचल हो रही है, सब संतुलन की वजह से हो रही है। ये हवा जो बह रही है, ये संतुलन कर रही है। कहीं दबाव कम है, कहीं ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम दबाव की तरफ भागती है, यही हवा का बहना है। नदी, कहीं गुरुत्वाकर्षण ढलान कम है, कहीं ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, भरने की कोशिश करती है। वो भी संतुलन करने की कोशिश करती है। जो कम पे है उसको और उठाने की कोशिश करती है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम करने की कोशिश करती है। जो भी हो रहा है धरती पर, जो भी हो रहा है वो संतुलन की वजह। हम तैरते हैं कैसे? पानी हमको उछालता है और हमारा भार हमको नीचे ले जाता है। दोनों का जहाँ संतुलन होता है वहीं हम तैरते हैं। इसी सिद्धांत को जब
आर्किमिडीज ने पाया बाथटब में, तो यूरेका यूरेका हुआ, चल भागा। ये हवा में कण, कुछ कुछ कण तैरते रहते हैं। कैसे तैरते हैं? हवा गुरुत्वाकर्षण उनको खींचती है, और हवा से अगर हल्के हैं तो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। वो हवा का उछाल से ऊपर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण से नीचे। इन दोनों शक्तियों का जो सामंजस्य है, संतुलन है, उसी से बहुत सारी चीज़ें तैरती रहती हैं। हम चलते हैं तैरने की वजह से। अगर फ्रिक्शन और हमारे मूवमेंट दोनों संतुलन करते हैं, नहीं तो हम फिसल फिसल के गिर जाएं। और जितने सिद्धांत बनाए गए हैं फिजिक्स में, जितने भी सिद्धांत हैं, वहाँ कई फोर्सेस जब लगते हैं तो उनके संतुलन के हिसाब से कैसे होगा, वहीं से सिद्धांत बनता है। जितने फार्मूले बनाए गए हैं, जितने सिद्धांत बनाए गए हैं, सब उसी के आधार पर हैं। और हमारा शरीर, पूरी प्रकृति अपने आप प्रकृति सामंजस्य करती है। ये पत्ते किधर निकलेंगे, ये तमाम फोर्सेस का संतुलन से तय होता है। पेड़ खड़ा उगने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज की रोशनी अगर किसी और तरफ है, कहीं और नहीं मिल रही है पीछे की तरफ, तो वो अपनी स्ट्रेटनेस और सूरज की रोशनी की ज़रूरत, उसमें संतुलन करके थोड़ा तिरछा हो जाता है। फूल कैसे खिलते हैं, वो भी तमाम संतुलन की वजह से। एक पौधा भी कैसे उगता है, तमाम शक्तियों के संतुलन की वजह से। मतलब अनगिनत जो भी इस धरती पर हो रहा है, वह संतुलन की वजह से ही हो रहा है, और उसका कोई कारण नहीं होने का, केवल संतुलन की वजह से। हम भी बहुत कुछ जो करते हैं, आप जो करते हैं, वह तमाम अपनी इच्छाओं, परिस्थितियों, वातावरण, परिवेश, संस्कार, जो भी मोटिवेटिंग या हमारे एग्जिस्टिंग हमें गाइड करने वाले फोर्सेस हैं, उन सब का संतुलन जो होता है, वही हमारा व्यवहार होता है। जो तमाम नियम कानून, हमारी इच्छाएं और उन सब का जो संतुलन होता है, वही हमारा संतुलन होता है। हमारा हर काम भी उसी संतुलन के अनुसार चलता है। बारिश भी उसी संतुलन के हिसाब से होती है। तमाम फोर्सेस, वहाँ भी बादल उड़ते जाते हैं। उड़ते कैसे हैं? गुरुत्वाकर्षण तो नीचे लाता है, लेकिन हवा से हल्के होते हैं। H2O, इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, वायु। तो एक ऐसा स्पेस उनको मिलता है कि हवा से हल्का होने के ऊपर उठते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे। तो एक ऐसी संतुलित जगह पहुंचते हैं जहां वो स्थिर हो जाते हैं, और वहां पर टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए वो बारिश होने लगती। टेम्परेचर इटसेल्फ हमेशा संतुलन करता है। अगर कहीं गर्म चीज़ है, ठंडी चीज़ है, तो ज़्यादा गर्म से कम गर्म या ठंडे की तरफ वो तापमान का प्रवाह शुरू हो जाता है। और इसके चाहे वो 3 तरीके हैं, सीधे छू करके, लिक्विड्स में सब की तरफ से, और रेडिएशन के द्वारा दूर तक तापमान आ जाता है, जैसे सूरज से। हीट भी संतुलन करता है। जितनी फोर्सेस हैं, सब की सब संतुलन करती हैं। मुख्य चीज़ ये है। रोशनी भी संतुलन करती है, जहाँ है वहाँ से नहीं है, जहाँ नहीं वहीं की तरफ प्रवाह होता है। दुनिया में कहीं कुछ है ही नहीं जो संतुलन के अलावा कुछ हो रहा हो। तो इस संतुलन को अगर बचपन से गहराई से सिखा दिया जाए, बता दिया जाए, तो चमत्कार हो जाएगा। सबसे बड़ा संस्कार देना संतुलन को समझा देना है। और इसीलिए रामकृष्ण परमहंस, जो सारे तरह से सारे धर्मों के आधार पर ईश्वर को जान चुके थे, समझ चुके थे, उन्होंने संतुलन सबसे बड़ा गुण बताया। बुद्ध ने सबसे बड़ा गुण बताया मध्यम मार्ग। सॉक्रेटिस ने सबसे बड़ा गुण बताया, सबसे बड़ा फिलोसोफर वेस्ट का, कि गोल्डन मीन। संतुलन ही सबसे बड़ा गुण है। और यह संतुलन हमें जीवन, मैंने कहा, शरीर के हर पैरामीटर संतुलित रेंज में ही ठीक है। अगर उससे ज़्यादा हो तो बीमारी है, इलनेस है, सिकनेस है, या अनसाइंटिफिक है, अगर साइंस की लैंग्वेज में कह दिया जाए। तो ये संतुलन हमें अपने व्यवहार में भी लाना है। हमें जितनी शक्तियाँ ईश्वर ने दी हैं, जितने भाव भंगिमाएँ दी हैं, वह सब एक संतुलित रेंज में ठीक हैं। उससे कम भी गड़बड़ है, उससे ज़्यादा भी गड़बड़ है। चाहे वो सहजता हो, कठोरता हो,
लो- आ, आ, काम हो, क्रोध हो, प्रेम हो, जो कुछ है सब एक सीमित रेंज में सही है। असीमित रेंज में क्या है? जो हम सबको, पूरी सृष्टि को जोड़ती है, संवेदना और जुड़ाव। अगर उस सेंस में हम प्रेम का अर्थ ले रहे हैं तो वह भी असीमित ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा, क्योंकि पूरी सृष्टि एक जुड़ाव के आधार पर ही सब कुछ व्यवहार कर रही है, उसके अलावा जितने हमारे गुण अवगुण हैं, वह जब एक सीमित सीमा में हैं, रेंज में हैं, तो गुण हैं, और उससे बियॉन्ड हो जाए तो अवगुण हो जाते हैं। हर चीज़ एक सीमा में, एक संतुलित रेंज में गुण है, यह समझना है। जैसे शरीर के पैरामीटर्स एक सीमित रेंज में है, चाहे तापमान हो, अगर वो 98.4 से कम है तो भी बीमारी है, और अगर वो 98.8 या 6 या 99 से ज़्यादा है तो वो भी बीमारी है। ब्लड प्रेशर भी इसी तरह से है कि इस रेंज में नीचे वाला अगर 60 से कम है तो बीमारी है, 90 से ऊपर है तो बीमारी है, ऊपर वाला 135 से ऊपर है तो बीमारी है, और ऊपर वाला भी अगर 100 से कम है तो बीमारी है। तो सब एक रेंज में होते हैं। इसी तरह से हमारे संसाधनों की भी एक रेंज है। अगर हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि जो रेंज से बियॉन्ड है तो हम बीमार हैं, अगर उससे कम है तो भी बीमारी है, तब भी बीमार हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, आप न भूखा रह सके और साधु न भूखा जाए। साधु मतलब सज्जन। तो अगर आपके पास इतना है ज़रूरत से ज़्यादा तो वो भी बीमारी है, और ज़रूरत से कम है तो वो भी बीमारी है। मैंने किसी कविता में लिखा था शुरू में ही कि ये हमारा जो संसाधन होता है ये ऊष्मा की तरह से होता है। अधिक ऊष्मा जला देती है, और बहुत कम ताप यानी कि ठिठुरन, हम मतलब बहुत कम अगर है तो ठंडक है तो हमको ठिठुरा देती है, जमा देती है। तो एक सीमित रेंज में ही हम सबसे सुखद तरीके से रह सकते हैं। वैसे ही संसाधन हो, जो भी हों, अगर वो एक सीमित रेंज में है तो हमें खुशी देते हैं, उससे ज़्यादा होता है तो वो हमें तकलीफ़ देने लगते हैं। इस चीज़ को समझना होगा। संसाधन का भी हो, हर चीज़ का उस सीमा के अंदर ही उचित है, उससे ज़्यादा नुकसान करता है। तो संतुलन सबसे बड़ा गुण है। इस पर बहुत सारे और चर्चा हो सकती है, पूरा 2-3 घंटे तक इसी पर चर्चा हो सकती है कि संतुलन सबसे बड़ा गुण है, और इसको आचार में, विचार में, हर चीज़ में हमें अपने विविध कार्यों में भी संतुलन रखना होता है। ये नहीं कि एक ही काम में सब कुछ करने लगें और बाकी सब छोड़ दें। एक संतुलित ये है कि हम अपने समय को सबको बराबर रूप से दें, हर काम को बराबर रूप से दें। इस पर मेरी एक कविता भी है कि जब सबको ये शिकायत रहे, आपके हर कार्यों को ये शिकायत रहे कि आपने उसको उचित समय नहीं दिया, इसका मतलब आप संतुलित तरीके से जी रहे होते हैं। इस पर डायरी का 1-2 अंश और कुछ शेयर सुनाएंगे उसके। तो इसलिए संतुलन पर आप लोग अपने विचार भी रखिएगा, और इस कविता को, इस संतुलन की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। संतुलन के और आयाम जो जो विचार में आएंगे वो भी आपके सामने कहते रहेंगे। देखिए पीछे बैठ करके कितने संतुलित तरीके से ये चिड़िया चहचहा रही है। देखिए 9 अगस्त 1998 की एक एंट्री है मेरी डायरी में, जिसको जियोक्रेसी में कोट किया है। वो सीधे सीधे जो अब चर्चाएं हम लोग कर रहे थे उसी से जुड़ी हुई भी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। वह राम में भी है, रावण में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है। एक ही ईश्वर सर्वत्र है, सब में वही समाया हुआ है। इसलिए जो भी दिख रहा है वह प्रभु की लीला है, जो अक्सर हमारे यहाँ
शास्त्रों में कह दिया जाता है सब प्रभु की लीला है। फिर जब धर्म और अधर्म सब उसी का स्वरूप है, तो ये कहना कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है प्रभु अवतार लेता है, तो निस्संदेह यहाँ अवतार उस विराट ब्रह्म का एक अंश है, क्योंकि विराट ब्रह्म के समक्ष तो धर्म और अधर्म सभी बराबर हैं। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत बढ़ने लगता है, तो अवतार होता है उसी विराट के किसी अंश का, और उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। वह अवतार किस लिए आता है? जब अधर्म की सीमा बढ़ने लगती तो संतुलन करने के लिए आता है। वो संतुलन के ही शक्ति को इस एंट्री में बताया गया। ये और आज मैंने ये नहीं सोचा था कि इसको पढ़ेंगे, या यूँ ही खुल गया और यहाँ भी वही बात है। मैं इसके दूसरा वाला सुनाना चाहता था, 25 अगस्त 98 वाला, लेकिन ये बगल में था और ये चर्चा हुई तो मैंने कहा कि ये इसी को पढ़ें पहले। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत बढ़ने लगता है, तो अवतार होता है उसी विराट के किसी अंश का, और उसे कोई भी नाम दिया जा सकता है। यह प्रक्रिया एक तरह से अतियों को समाप्त करने की प्रक्रिया है। जो एक्सेस हो जाता है वो नेचर अपने आप बैलेंस करता है। जहाँ भी लहरें कैसे आती हैं समुद्र में, लहरें आती हैं जब बहुत तेज हवा का झोंका आता है, और फिर अपने आप वो घटने भी लगती हैं। जब वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाती हैं तो फिर धीरे धीरे घटने लगती हैं एक्सट्रीम के बाद। और ये तमाम सारे फोर्सेस की वजह से होता है, उसके इच्छा से नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको नीचे खींचती है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। यह प्रक्रिया एक तरह से अतियों के धीरे धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया। आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम कैसे चलता है। एक रस्सी में नीचे, और रस्सी या धागे में कोई नीचे भारी चीज़ रख लीजिए। पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट साइंस का बहुत पहला शुरुआती एक्सपेरिमेंट होता है। तो आप नीचे कुछ भारी चीज़, लोहे का गोला या कुछ भी रख लीजिए और उसको खूंटी पे टांग दीजिए ऊपर वाले रस्सी को, और उसको घुमा दीजिए। तो आप देखिएगा कि वह रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा। और ये कैसे, ये लगातार मोशन कैसे होता है? और अगर फ्रिक्शन ना हो तो इनफाइनाइट टाइम तक ये मोशन होता रहेगा, और केवल संतुलन करने की वजह से। वह ज्यों-ज्यों दूसरे एक्सट्रीम पे जाने लगता है, वो बीच में रहे तो संतुलित है, लेकिन वो इधर जाता है जब, तो ऊपर हो गया, ग्रेविटी उसे नीचे लाने की कोशिश करती है। ग्रेविटी उसे नीचे लाने की कोशिश करती है, और वो ऊपर जा रहा था तो उसका मोमेंटम जो है वो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच संतुलन होता है, और धीरे धीरे वो नीचे आने लगता है। और जब नीचे पहुंच जाता है, एकदम नीचे जहां उसे स्थिर हो जाना चाहिए, तो वो स्थिर इसलिए नहीं हो पाता कि उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा हो जाता है, इतने वेग से नीचे आता है कि उसका वेग उसे ऊपर ले जाने लगता है, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे लाने लगती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स और मोमेंटम का जो फोर्स है, इन दोनों का जो संतुलन होता है, उसी की वजह से ये लगातार मोशन चलता रहता है। वहाँ भी दो फोर्सेस का संतुलन की वजह से मोशन चलता रहता है, और वह एक्सट्रीम पे नहीं जा पाता, एक्सट्रीम से फिर तुरंत वापस आ जाता है। तो हो सकता है कि ये जो तमाम सारा ये कहा जाता है कि बार बार सृष्टियाँ बनती हैं और ये वो, तो शायद वो तमाम सारे फोर्सेस के संतुलन से ही उनका बनना भी होता हो और फिर मिटना भी होता हो। जैसे पेंडुलम की तरफ से वो बीच में सेंटर में आता भी है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है। तो इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह से तमाम सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसीलिए अत्याचार कभी भी जब बढ़ जाता है तो फिर अपने आप वो नीचे आने लगता है, और उसके लिए जो प्रतीक बन जाते हैं शायद वो अवतार बन जाते हैं। तो यह प्रक्रिया एक तरह से अतियों को धीरे धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया है, संतुलन की प्रक्रिया है। वह शक्ति, वह बल जो अतियों का सामान्यीकरण करता है, जो एक्सट्रीम्स को ख़त्म करने की कोशिश करता है, किसी एक केंद्र बिंदु की वजह से ही हो पाता है। और वह एक केंद्र बिंदु ही ईश्वरीय है, वही दैवीय है, वही अवतार मान लिया जाता है, और वही है अतियों का समापन, और उससे एक्सट्रीम्स ख़त्म हो जाने लगते हैं। कबीर का ये दोहा, ये अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये कबीर ने कहा है। अति सर्वत्र वर्जयेत का ही निष्पादन है कबीर का ये दोहा। पहले तो प्रकृति स्वयं ही अति की सर्जना करती है, ऐसे तमाम ऐसे कारक बन जाते हैं कि अति की सर्जना भी होती है।
फिर स्वयं ही उसे मिटाती भी है। और जो भी शक्तियाँ अति को मिटाती हैं वे ही अवतार की श्रेणी में आ जाती हैं, और जो भी शक्तियाँ अति को मिटाती हैं वह अवतार की श्रेणी में आ जाती हैं। अगर हम अपने माइथोलॉजी को भी कुछ अंश में देखें तो अतियों को कौन पैदा करता है? हमारे जो जिनको हम पूजते हैं वही इन अतियों को भी पैदा करते हैं। रावण को भी किसने रावण बनाया? शिव ने बनाया। और शिव रावण को भी पैदा करते हैं और राम को भी अपना ही पूजते हैं। तो यह अजीब, वही अतियों का पेंडुलम जाता है और फिर नीचे लाता है। तो जो नीचे लाता है वह भी देवता है, और जो अतियों को बना ऊपर उठाता है वो भी देवता है। एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स है और एक मोमेंटम का फोर्स है। तो कहीं राम एक फोर्स हो जाते हैं, शिव दूसरे फोर्स हो जाते हैं, और इन्हीं के बीच पेंडुलम के रूप में ये सारा कथानक चलता रहता है। ये सारी ये कहानी चलती रहती है, या सारा ये माइथोलॉजी चलती रहती है, या सारा ये हमारा धार्मिक विश्वास चलता रहता है। लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अलग अलग शक्तियां हैं, प्रकृति में भी कितनी शक्तियां हैं, अलग अलग। गुरुत्वाकर्षण है, ताप की शक्ति है, गति की शक्ति है, वो मोमेंटम की शक्ति जिसे कह लीजिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इलेक्ट्रिक की शक्ति है, प्रकाश की शक्ति है, कितनी शक्तियां हैं, ध्वनि की शक्ति है। तो सारी शक्तियों का जो अलग अलग स्वरूप है, इन्हीं से ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं, और फिर वो एक्सट्रीम तक पहुंचती हैं। फिर उनकी बैलेंसिंग होती है, और जो बैलेंसिंग के पॉइंट्स हैं या कारक बन जाते हैं, कुछ चिन्ह, वो उनको हम अवतार मान लेते हैं। अति सर्वत्र वर्जयत का ही निष्पादन है। पहले तो प्रकृति स्वयं ही अति की सर्जना करती है, लेकिन फिर वह स्वयं ही मिटाती भी है, और जो भी शक्तियाँ अति को मिटाती हैं वे ही अवतार की श्रेणी में आ जाती हैं। और फिर स्थापित होता है बुद्ध का मध्यम मार्ग, सॉक्रेटिस का गोल्डन मीन, अर्थात स्वर्णिम मध्य का रास्ता। एग्जैक्टली वही जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, वही उसमें है। यदि कोई जीवन में अतियाँ न करे तो यही सच्चे अर्थों में दैवीय जीवन है, यही साधना है, यही तपस्या है, यही सहजता है। जब आप एकदम मध्य में हो जाएं तो यह सबसे बड़ा मार्ग है। एक्सट्रीम में जाना मार्ग नहीं है, संतुलन करना मार्ग है। यदि कोई जीवन में अतियाँ न करे तो यही सच्चे जीवन में दैवीय जीवन है। हर अवतार सृष्टि के मध्य जीवन, सहज जीवन स्थापित करने का प्रयास करता है। भले ही वह अलग तरीके से जी रहा हो, लेकिन हर अवतार पूरे जीवन भर सहज या संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करता है। यहीं पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जब कोई तपस्या करता है तो उसे इंद्र भंग करने आते हैं या भंग करवाते हैं। वैसे तो मैं इसका विरोधी रहा हूँ, लेकिन डायरी में इस दिन मैंने ये लिखा है कि वहाँ तपस्या का अर्थ ही शायद हम गलत समझ रहे हैं। कोई एक्सट्रीम पर जाने की जो तपस्या कर रहा होता है, इंद्र उसको, अगर हम उस इंद्र को जो वृष्टि करता है, ये इस इंद्र को नहीं जो गौतम ऋषि के स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं। इंद्र दरअसल जब देवता के रूप में हम मानते हैं तो कुछ और रहे होंगे। ये तमाम सारे मिथक और कथानक जुड़ गए हैं, इनको हटाना होगा। तो अगर हम उस इंद्र की तरफ जाएं जो वृष्टि का करता है, जो बादलों को क्रिएट करता है, तो और उस इंद्र मतलब उस इंद्र के विरोध में भी कृष्ण ने एक बार इंद्र की पूजा करवानी बंद कर दी थी। इंद्र से कुछ भूल हुई होगी या जो भी है। तो इंद्र का भी तपस्या भंग करना, दरअसल तपस्या शब्द वहाँ नहीं होना चाहिए। कोई जब अतियाँ करने लगे तो उस अति को खत्म करने के लिए अगर वह सात्विक देवता इंद्र कुछ प्रयास करते हों तो उसकी तरफ इसका इशारा है। कि यहीं पर यह भी शायद स्पष्ट हो जाता है कि क्यों जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र उसे भंग करने आते हैं या भंग करवाते हैं। वे उसको अतियों से सहज अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। तो इंद्र एक घर्षण बल की तरफ है कि जो जब अति जाने के बीच में एक घर्षण बल लगता है। कहीं भी आप कोई भी मूवमेंट करते हैं तो फ्रिक्शन होता है। तो उस फ्रिक्शन बल की तरह शायद इंद्र, उस फ्रिक्शन बल को ही शायद इंद्र कहा गया होगा। इंद्र को
बलों के, हमारे जो देवता हैं वो या तो प्राकृतिक तत्व हैं या प्राकृतिक फोर्सेस हैं, इसके अलावा और कोई देवता नहीं है। तो शायद घर्षण बल ही इंद्र कहा गया होगा, जैसी मेरी अब आज इसको पढ़ते हुए यह अवधारणा बन रही है। तो यहाँ तक इस पे चर्चा रही, और अब एक और अगले दिन का सुनाना चाहता था, लेकिन आज संतुलन पर ही काफ़ी अच्छा रहा, तो इसलिए अब हम लोग उस गज़ल के कुछ शेर आपके सामने रखते हैं। आज प्रोग्राम हम लोग थोड़ा कम रखेंगे, 40-45 मिनट का, क्योंकि आज देर में शुरू हुआ। और वो मैंने आपसे शुरू में कहा ही था, खुशी की बात है कि जो व्हाट्सएप पे 15,000 से ज़्यादा लोगों को लिंक भेजता था और तमाम सारे ग्रुपों में, सैकड़ों ग्रुपों में लिंक भेजता था, वही नहीं भेजने के बाद भी दर्शकों की संख्या बढ़ी है कल के प्रोग्राम की। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और इसीलिए आपसे ये आग्रह करीब करीब आजकल रोज़ कर रहा हूँ कि YouTube पे ज़रूर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए, या तो आप खुद अगर नहीं किया हो तो कर लीजिए, या अपने दोस्तों को करने के लिए कहिए, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है। अगर नहीं अच्छा लगता है तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, मेरे तरफ से कोई दबाव या नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो जहाँ पर मीडिया के द्वारा प्रचारित धन खर्च करके इतना सब कुछ हो रहा है, तो उस मीडिया के दबाव प्रभाव में गलत चीज़ें फैलें। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो एक संतुलन करिए, और आप सबके जो फोर्सेस से ये चीज़ फैलेगी तो वह उस संतुलन को लाने का प्रयास होगा। इसलिए और आग्रह करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए और कराने की कोशिश करिए। और फेसबुक पर अगर आप इसको पसंद करते हैं और हैं वहाँ देखते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए या फॉरवर्ड करिए, तो अच्छा रहेगा। इसका लिंक आपको वहाँ पर फेसबुक पर मैं डालता हूँ 5-6 जगहों पे, तो फेसबुक से भी मिल जाएगा। यूट्यूब से भी आप शेयर का लिंक होता है, उसको वहाँ कॉपी करके और व्हाट्सएप से भी डाल सकते हैं। यूट्यूब पे जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें नीचे एक शेयर का वो होता है, शेयर का लिंक ले लीजिए और उसको आप व्हाट्सएप पे और फैला सकते हैं। आप जिसको उचित समझते हों उसको आराम से फैला सकते हैं। और यहाँ तक कल हम लोगों ने चर्चा किया था उस गज़ल के शेर से कि हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। लेकिन अगर छोटी छोटी ढेर सारी लहरें एक के बाद एक आती चली जाएं तो बड़ी लहर बन जाती है। ये भी मैंने एक दिन एक्सप्लेन किया था, समुद्र के किनारे बैठ कर घंटों देखने के ऑब्ज़र्व करने के बाद। तो वह केवल काम करता रहा, प्रचार नहीं। शायद इसीलिए वह केवल काम करता रहा, प्रचार नहीं। शायद इसीलिए उसकी सही साइज़ या उसका सही आकार या उसका सही रूप तुम्हारे निगाह में आई। उसकी सही साइज़ इसलिए लिखा कि स्त्रीलिंग शब्द की ज़रूरत थी और स्वरूप में नहीं आता, तो गज़ल में इसको जोड़ने के लिए साइज़ शब्द ज़्यादा उचित लगा। उसकी सही साइज़ तुम्हारे निगाह में आई नहीं है। अगर मैं लिखता कि उसका सही आकार तुम्हारे निगाह में आया नहीं है, तो इसके रदीफ काफ़िए से भिन्न हो जाता। तो बहुत सारे शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करना पड़ता है गज़लों में। मुझे खुशी है कि मेरे गज़लें वज़न के हिसाब से शायद परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन रदीफ़ काफ़िए के हिसाब से परफेक्ट हैं। और जो गाते हैं गज़लों को, जैसे कैलाश जोशी ने गाया था, बहुत अच्छे तरीके से गाया। तो ये गज़लें अच्छी, तो भले ही इनमें वज़न इधर थोड़ा कम ज़्यादा हो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से गाई जा सकती हैं और लोग गाते भी हैं। फिर एक मैं जो हैंडपम्प वाला एग्जाम्पल भी देता हूँ कि हैंडपम्प में शुरू में गंदा पानी निकलता है और फिर साफ़ पानी निकलता है। और जो मेरे गज़ल का वो शेर ही है कि हमारा व्यवस्था, हमारा जनतंत्र बहुत कुछ हैंडपम्प की तरह होता है, पहले गंदा मटमैला फिर साफ़ पानी खींचता है। हमारा लोकतंत्र और हमारी व्यवस्था बहुत कुछ हैंडपम्प की तरह होता है, पहले गंदा मटमैला फिर साफ़ पानी खींचता है। अनेक कारण हैं कि हैंडपम्प लगाने के बाद पहले गंदा पानी क्यों आता है, फिर साफ़ पानी क्यों आता है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है, और वो हमारे रोज़मर्रा के अनुभवों की वजह से
के आधार पर वो छोटी सी कविता है, जिसी को इस गज़ल में, इस शेर में ढाला गया है कि तमाम सारे पोर्स होते हैं जो नीचे से ऊपर आते हैं, पानी आसपास जहाँ नीचे ज़मीन पे जहाँ पानी है, तो पानी का पूरा तल नहीं, मिट्टी है और उनमें पोर्स हैं और वहाँ से पानी आता है। तो जब गंदा पानी शुरू में लेना शुरू करता है वो हैंडपम्प, तो जिधर से आता है तो अपने आप ही ये सहज प्रक्रिया है कि पानी जहाँ बहता हुआ आता है तो उसके कुछ कण उन पोरों को जहाँ जहाँ से बह के आते हैं वहाँ रुक भी जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो कण वहाँ इकट्ठे होने की वजह से वो रास्ता और पतला होता चला जाता है, इतना पतला हो जाता है कि फिर केवल साफ़ पानी गुजर सकता है। वो गंदगी के कण इतना उसको छोप लेते हैं कि साफ़ पानी इतना अपने आप एक फ़िल्टर बन जाता है, उसको साफ़ पानी आ सकता है, गंदा पानी नहीं आ सकता। तो उस वजह से तो साफ़ पानी ही निकलता है, गंदा पानी वहाँ तो खुद ही वो फ़िल्टर साफ़ कर देते हैं। जो ऑटोमेटिक फ़िल्टर बन जाता है वो गंदे पानी के कणों को जुड़ते जुड़ते, गंदा क्या है, मिट्टी वाला पानी मिट्टी के वहाँ जमते जमते, तो इस तरह से तो वहाँ उसकी सफाई हो जाती है। लेकिन हमने अपने अनुभव में अपने घरों के आसपास पाइपों में, नालियों में पानी बहते देखा है, वहाँ उसको फट जाते हुए, चोक हो जाते हुए, वहाँ इतना ज़्यादा चोक हो जाता है कि अब गंदा पानी उससे नहीं बह सकता। हाँ, साफ़ पानी से वो फिर सफाई उसकी होनी शुरू हो सकती है, लेकिन चूँकि वहाँ गंदा ही पानी उन नालियों और पाइपों में जाना है, वहाँ ज़मीन से साफ़ पानी आ रहा है, तो इसलिए वो तो आ जाता है हैंडपम्प से। लेकिन चूँकि यहाँ गंदा ही पानी जा रहा है तो इसलिए वो एकदम से ही चोक कर देता और बंद हो जाता रास्ता। तो वहाँ पे तो वो कविता बनाई थी कि गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है, बंद करता जाता है, अपने बहने के सभी रास्ते, छेद और स्थान, साफ़ पानी रास्ता बनाता है, साफ़ पानी रास्ता बनाता है। लेकिन यहाँ पर इस गज़ल में रदीफ़ काफ़िया की ज़रूरत के हिसाब से लिखा, गंदा पानी बह बह कर भरता जाता है बहने का रास्ता, गंदा पानी बह बह कर भरता जाता है बहने का रास्ता, साफ़ पानी की धारा कभी बहाव में रुकावट लाई नहीं है, साफ़ पानी की धारा कभी बहाव में रुकावट लाई नहीं। साफ़ पानी की धारा में रुकावट नहीं आती है, लेकिन गंदा पानी अपना रास्ता बंद करता जाता है। गंदा पानी बह बह कर बढ़ता जाता है बहने का रास्ता, साफ़ पानी की धारा कभी बहाव में रुकावट लाई नहीं है। तो एक ही चीज़ को तीन अलग अलग परिदृश्यों में कैसे होता है ये आपके सामने रखा। और ये भी एक सत्य है, प्राकृतिक सब कुछ तो संतुलन होता है, और अगर कहीं कुछ असंतुलित दिख रही है तो क्या है भाई? संतुलन है कि जो चीज़ ये कागज़ है तो यहाँ पे यहाँ रहना चाहिए, ये कोई चीज़ जो ज़मीन पर है गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के हिसाब से जहाँ होना चाहिए वहाँ रहना चाहिए, यह तो संतुलित अवस्था है। लेकिन अगर आंधी तूफान हो, तब हवा इतनी तेज हो, तो अभी तो दो ही चीज़ है। नॉर्मल स्थितियों में इस कागज़ का अपना वेट है, गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे ले जा रहा है, और जो हवा का प्लावन का सिद्धांत है, चाहे वो पानी का, वो इसको ऊपर खींच रहा है। तो जहाँ पर स्थिर होगा वहाँ पर ये रहेगा। जाहिर सी बात है कि हवा इसको ऊपर ज़्यादा नहीं खींच पा रही, तो यहीं ज़मीन पर ही रहेगा, जहाँ रखा है वहीं रहेगा। लेकिन अगर आंधी है तो आंधी या तूफान है तो हवा का फोर्स इसे ऊपर ले जाएगा, ग्रेविटी के फोर्स को काउंटर कर लेगा। इसको जितने वेट से, जितने अट्रैक्शन से ग्रेविटी खींच रही, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, उससे ज़्यादा फोर्स जब इस पर हवा का लग जाएगा तो ये उड़ने लगेगा। यह तमाम सब मतलब मैंने तो वहाँ पटना में एक बार बहुत तेज़ आंधी आई थी, मैं वहाँ पोस्टेड था और मेरा तिमंजले पर ऑफिस था, वहाँ से देख रहा था, रिक्शे उड़ रहे थे, साइकिलें उड़ रही थी, हवा का वे अपनी आंखों से देख रहे। जो रिक्शे खड़े हुए हैं वो उड़ रहे थे, इतनी तेज़ हवा, क्योंकि उस पर जो हवा का वे वो लग रहा है, वो उसको गुरुत्वाकर्षण जिस स्पीड से, जिस स्पीड नहीं, जिस शक्ति से नीचे खींच रहे, उससे ज़्यादा फोर्स जब हवा का लग गया तो उड़ने लगा। तो वो चीज़ें भी होती हैं। तो आंधी तूफान में या फिर मंथन,
समुद्र मंथन आपने किस्सा सुना होगा, लेकिन अगर वह मंथन पानी में हो रहा है तो पानी में नॉर्मली जो चीज़ें हैं अपना तैर रही हैं, और जो लकड़ी है वो ऊपर तैर रहा है, जो उससे भारी है वो नीचे है। लेकिन ज़रा तेज़ घुमाइए तो देखिए कि नीचे बैठी हुई पानी से भारी चीज़ ऊपर आ जाएगी थोड़ी देर के लिए, और फिर वो लकड़ी नीचे चली जाएगी। लेकिन ये जो भी परिवर्तन होता है, चाहे आंधी तूफान में या मंथन में, क्या परमानेंट होता है? सब अस्थाई, टेम्पररी। जहाँ मंथन खत्म हुआ या जहाँ आंधी तूफान खत्म हुआ, फिर सब अपने अपने गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से अपने अपने उछाल के हिसाब से, जो हवा का, हमारे इस वातावरण में हवा का वही रोल है जो पानी का है, चाहे वो टब में हो, चाहे नदी में हो, चाहे समुद्र में हो। पानी में भी वही प्लावन है, ऊपर उछालती है, हवा भी ऊपर उछालती है। इसीलिए अगर हाइड्रोजन गैस जो कि हवा से हल्की है, उसको भर के आप रख लीजिए गुब्बारा, तो वो भी उड़ के ऊपर चला जाता है। हवा भी ऊपर उछाल देती है। हवा में ऊपर उछालने की इतनी ताकत है, जैसे पानी लकड़ी उछालता है, वैसे हवा हाइड्रोजन उछालती है या हीलियम उछालती है। जो हीलियम और हाइड्रोजन, क्योंकि हवा में तो हाइड्रोजन भी है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और ऑक्सीजन 20% है, 80% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से 14 गुना भारी है, और ऑक्सीजन 16 गुना भारी है। तो 14 और 16 गुना भारी, तो यह हवा मिल करके काफ़ी भारी हो जाती है उसकी तुलना में हाइड्रोजन के, इसलिए हाइड्रोजन वाला ऊपर चला जाता है। इसी तरह से जो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जो ऑक्सीजन बनता है, पानी बनता है, तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है। हाइड्रोजन 1, 16 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, तो 17 का अगर अलग अलग उसका है, लेकिन अगर उसका आधा भी कर दीजिए 8.5, और हवा का जो वो ये अंक आएगा वो कहीं 15 वगैरह के आसपास आता है। तो इसलिए भाप हल्का होता है और भाप ऊपर चला जाता है, इसलिए बादल ऊपर रहते हैं। तो सब कुछ बिल्कुल प्राकृतिक संतुलन का ही स्वरूप है। तो ये मैं कह रहा था कि अगर जब तूफान या मंथन ख़त्म होता है तो फिर अपनी अपनी जगह पर, अगर पानी में मंथन हुआ तो फिर लकड़ी ऊपर आ जाएगी, और जो चीज़ें नीचे से ऊपर आ गई थी फिर नीचे तलहट में चली जाएंगी, उसकी तली में चली जाएंगी। और ये प्रक्रिया केवल अस्थायी रहेगी जब तक वह तूफान या मंथन चल रहा है। तो उसी को इस शेर में कहा गया है कि यदि लोग योग्यता के अनुसार नहीं पा रहे हैं स्थान, कहीं भी किसी भी व्यवस्था में अगर लोग अपने योग्यता के अनुसार नहीं पा रहे हैं, उचित स्थान नहीं दिया गया है, तो स्थिति मंथन या तूफान की है, स्थायी नहीं है। अगर आप अयोग्य लोगों को हर जगह भर लीजिए और सोचिए कि हमारी व्यवस्था बहुत स्थायी होगी, तो वो मंथन और तूफान की जैसी है, स्थायी नहीं है। और किसी देश के या धरती के जीवन काल में, व्यवस्थाओं के जीवन काल में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 साल का कोई महत्व नहीं है। ये आंधी और तूफान व्यवस्थाओं में मंथन 100-200 साल चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्थायी स्थिति आनी है। स्थायी स्थिति वही, पूरी धरती खुशहाल हो, वह स्थिति, पूरी प्रकृति अच्छी तरह से रहे, वह स्थिति, वह संतुलन की स्थिति, वह आनी है। हम लोग कोशिश करेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगी, लेकिन वह आनी है और बेहतर तरीके से आ जाएगी। और अगर नहीं कुछ कोशिश करेंगे तब भी आएगी, लेकिन तूफान और मंथन में नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो उस नुकसान को कम करने के लिए ही ये जो भावगंगा का पूरा प्रवाह है वो उसी की तरफ है। और उसके लिए, उस संतुलन के लिए, ये जो विन 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 प्रिंसिपल है हमारा, जीत 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 का सिद्धांत, वह उसी के लिए है, मैनेजमेंट के उसी प्रिंसिपल के लिए है। जीत जीत जीत, हम इस तरह से कार्य करें, जब हम केवल अपनी जीत के लिए कार्य करते हैं
तो अपने लोभ या बस केवल अपने स्वार्थ या अपने सीमित दृष्टि के लिए करते हैं। लेकिन जब हम अपने और आपके दोनों के जीत के लिए काम करते हैं तो पहला संतुलन करते हैं, अपनी और आपकी ज़रूरतों के बीच संतुलन, विन विन, जीत जीत हुआ, दोनों का संतुलन किया, अपनी ज़रूरतें थोड़ी घटाई, आपकी खुशी थोड़ी बढ़ाई। लेकिन जब हम जीत 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 पे पहुंच जाते हैं, विन 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 पे पहुंच जाते हैं, तब हम अपनी और आपकी ज़रूरतों के साथ साथ हम दोनों के अलावा इस धरती पर जो कुछ है, प्रकृति में जो कुछ है, संभावना, कोशिश तो ये रहे ब्रह्मांड में जो कुछ है, सबकी ज़रूरतों के बीच संतुलन करें, सबकी खुशी के बीच संतुलन करें। वो है जीत 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 का सिद्धांत। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आपके जीत 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 सिद्धांत का मतलब है कि हम वैराग्य ले लें, हम संन्यास ले लें, हम अपने बारे में सोचें ही नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ, भैया मैंने ये कब कहा? पहली जीत तो अपनी है, अपना ध्यान रखिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए, लेकिन जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसकी खुशी और उसकी ज़रूरतों पर भी ध्यान रखिए। और बाकी जो हम दोनों के अलावा बाकी संपूर्ण देश, धरती, प्रकृति, ब्रह्मांड में जो कुछ है उसकी जीत के बारे में भी तो सोचिए, एक संतुलन करिए। गोल्डन मार्ग वही है। तो हमारे ख्याल से आज की हम लोगों की भावगंगा यहाँ पर हम लोग समाप्त कर सकते हैं। और आज संतुलन पर बहुत अच्छी चर्चा रही, और चाहे वो गंदा पानी वाला सिद्धांत हो कि व्यवस्था में लोकतंत्र, हमारा जनतंत्र बहुत कुछ हैंडपम्प की तरह से होता है, तो पहले गंदा मटमैला फिर साफ़ पानी आता है। तो अभी लोकतंत्र लागू हुए दुनिया में 300-400 साल हुए हैं, और वो बहुत बड़ी समय नहीं है। अभी वो लोकतंत्र का मंथन और तूफान तो नहीं कहेंगे, मंथन चल ही रहा है। ये मंथन शांत होगा 100-200 साल में या 50 साल में, हम लोग कोशिश करेंगे तो और जल्दी भी हो सकता है। और पूरी दुनिया में इस मंथन को शांत होना है, तो पूरी दुनिया में खुशहाली आएगी, और वही वास्तविक प्राकृतिक तरीके से फिर सब कुछ चलेगा। प्रकृति जैसी है उसे और बेहतर बनाई जाएगी, और जो खतरे हैं मनुष्यता के लिए, धरती के लिए, वो अपने आप कम होने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे, फिर वो बैलेंस आएगा। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के भावगंगा में बहुत आनंद रहा, और सूर्य को प्रणाम करता हुआ आपको पूरे दिन बहुत अच्छा बीते इसकी शुभकामना देता हुआ कल हम लोग फिर मिलेंगे। आज मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कल से कोशिश करेंगे कि 7:45 और 8 के बीच में मैं आपके सामने आ जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।